ड्रामे की शुरुआत जेनी से होती है, जिसका फियांसी सॉन्ग उसे घसीटते हुए अपने ऑफिस में लेकर के आता है, जिसे देख करके वहाँ पर बैठे लोग फौरन से बाहर निकल जाते हैं। जेनी भी काफी डरी हुई थी, पर तब तक सॉन्ग अपना बेल्ट निकालने लगता है उसे मारने के लिए, पर इससे पहले कि वो उसे मार पाता वहाँ पर जिहान आ जाता है, जो कि जी ग्रुप का उत्तराधिकारी है और इस सिटी का सबसे रिचेस्ट पर्सन था। और वो सॉन्ग से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी मीटिंग एक सीमित इंसान के साथ में, जो कि लड़कियों पर हाथ उठाता है। तो सॉन्ग कहता है कि मिस्टर जिहानी, मेरी और मेरे लवर के बीच के मामला है, इसलिए आपको इसे पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तो बस थोड़ा सा फन कर रहे थे। तो जिहान जेनी से पूछता है कि ये सच कह रहा है। इस बात पर वो डर जाती है और हमें यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि कुछ देर पहले जब जेनी सॉन्ग के ऑफिस के अंदर आती है तो एक लड़की को सॉन्ग के साथ में देखती है, जहाँ वो लड़की वहाँ से उठ करके भागने लगती है और जेनी से आकर के टकरा जाती है और उसे कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हारे लवर को सेड्यूस नहीं किया है, बल्कि इसी ने नशे में मेरे साथ में जबरदस्ती की है और इसने मुझे मारा भी। आखिर तुम क्यों इस साइको के साथ में रह रही हो? तो कहती है पहले तुम यहाँ से भागो, पर तब तक सॉन्ग आकर के उसे पकड़ लेता है। तो जेनी कहती है कि उसे जाने दो, आखिर तुम क्यों एक बेकसूर लड़की के पीछे पड़े हुए हो? तो सॉन्ग कहता है कि अगर ये यहाँ से बाहर निकली तो तुम इसकी जगह पर पनिशमेंट झेलोगी। इतना कह करके उसे पकड़ करके वहाँ पर बैठा देता है और उसे मारने के लिए बेल्ट निकालने लगता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ जिहान के आ जाने पर सॉन्ग जेनी को नहीं मारता है, उल्टा जिहान के साथ में बैठ करके मीटिंग करने लगता है। लेकिन जिहान तो सिर्फ जेनी को ही देखे जा रहा होता है, जहाँ एक आदमी कह बैठता है कि मैंने सुना है कि सॉन्ग तुम्हारी लवर कॉलेज की टॉपर स्टूडेंट है, फिर भी वो तुम्हारी बात इतना कैसे मान सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जहाँ सॉन्ग फौरन से जेनी को जिहान को टोस्ट करने के लिए कहता है, जिस पर जेनी फौरन से उठ करके जिहान के पास जाती है और उसके साथ में वेलकमिंग ड्रिंक पी जाती है। तभी वो लड़का कहता है कि जेनी, अगर आज रात तुम्हें मुझे और सॉन्ग के बीच में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो तुम किसके साथ में जाना पसंद करोगी? इस बात पर जेनी जानबूझकर के जिहान का नाम लेती है और कहती है कि बेशक मैं जिहान के साथ में सोना पसंद करूंगी। ये सुनकर के तो जिहान शॉक रह जाता है और सॉन्ग का भी शक्ल देखने लायक होता है, जहाँ वो लड़का कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो कि मिस्टर जिहान के पास में ब्यूटीफुल लड़कियों की कमी है जो तुम्हारे साथ में सोना पसंद करेंगे। इस बात पर जिहान खड़ा हो जाता है और जेनी को बहुत गौर से ऊपर से लेकर के नीचे तक घूरने लग जाता है और कहता है कि मुझे लड़की पसंद है। इतना कह करके वो उठा करके अपने कंधे पर डालता है और वहाँ से लेकर के बाहर चला जाता है। ये देख करके तो सॉन्ग का चेहरा एकदम उतर जाता है और गुस्से से भर जाता है, जहाँ वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा मजाक इतना सीरियस मोड़ ले लेगा। अब सॉन्ग भागता वो बाहर जाता है, जिसे देख करके जिहान जेनी से कहता है कि अब भी देर नहीं हुई है, क्योंकि बाद में पछताने का भी मौका नहीं दूंगा। इस बात पर वो कहती कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस वक्त सॉन्ग पर ही अपनी गाड़ी चढ़ा देंगे। ये सुनकर के जिहान का ड्राइवर आगे बढ़ जाता है, जिसे देख करके सॉन्ग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इधर जिहान जेनी को ले जा करके अपने बेड पर पटक देता है और कहता है कि तुम अपने लवर के सामने मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गई। तो वो कहती है कि आप मुझे डांट रहे हैं, जिस पर जिहान कहता है कि मेरे पास डांटने का समय नहीं है। इतना कह करके वो उसे किस करने लगता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में काफी रोमांटिक तरीके से नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जेनी वहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है, जिस पर जिहान उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है क्या तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो? तो जेनी कहती है कि मिस्टर जिहान, आपको मेरी जिम्मेदारी उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर जिहान उसे काट देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस सॉन्ग को छोड़ दो, अगर इसके बदले तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो जेनी कहती है कि मुझे जो चाहिए वो बहुत कीमती है, शायद आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर कि वो उसका कार्ड उसके मुंह में फंसा करके वहाँ से चली जाती है। जिहान कहता है कि आखिर ये किस टाइप का मेरा इंसल्ट था। जिसके बाद में जेनी जब सॉन्ग के ऑफिस में जाती है तो वो वहीं पर खड़ा होता है, जिसका एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क होता है, जिसे देख करके वो समझ जाती है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है। इसीलिए वो उसके सामने घुटने टेक करके बैठ जाती है, जहाँ सॉन्ग उसे पूछता है कि आखिर तुमसे किसने कहा था मिस्टर जिहान के साथ में जाने के लिए? जिस पर जेनी कहती है कि आपने मुझे रोका भी तो नहीं। इस बात पर उसे पकड़ करके टेबल की तरफ पुश करता है और कहता है कि अब देखो मैं तुम्हें किस टाइप की पनिशमेंट देता हूँ। इतना कह करके उसे हर्ट करने लगता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर जिहान तुम्हें पसंद करते हैं? वो बस तुम्हें यूज करके छोड़ देंगे। और ये मत भूलो कि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास बहुत सारे सबूत है, जिसकी वजह से तुम जेल जा सकती हो। इसीलिए आगे से मुझे क्रॉस करने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिहान जेनी को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है, जहाँ उसे पकड़ करके कहता है कि तुम मेरे साथ में नाइट एक्सपेंड करने के बाद में इस तरीके से मुझसे अपना फेस छुपाते हुए भाग रही हो। तो जेनी कहती है कि लगता है कि मिस्टर जिहान आप फिर से मेरे साथ में नाइट एक्सपेंड करना चाहते हैं। जिस पर जिहान कहता है कि खुद को लकी मानोगे, अब भी मुझे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है। जिस पर जेनी उसे करीब जाते हुए कहती कि पर मुझे आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप पेट पर बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर के तो जिहान एकदम बौखला जाता है और फिर से उसके पीछे जाने लगता है। और जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि सॉन्ग जेनी को रिसीव करने के लिए खड़ा था, जिसे देख करके तो उसकी जली से गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। और वो जेनी को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम इस आदमी के साथ में क्यों रहना चाहती हो, जो कि तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रहा है? तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ये सुनकर के सॉन्ग कहता है कि लगता है कि मिस्टर जिहान आपको मेरी गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। आप तो उसके साथ में सोने के बाद में पूरी तरीके से अपना माइंड खो दिए। अगर ऐसी बात
बात है तो चलिए हम अपने नए प्रोजेक्ट पर बात करते हैं। क्यों ना अपने नए प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए। ये सुनकर के जिहान कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे आदमी औरतों का यूज करके आगे की सीढ़ियां चढ़ते हैं। ये सब सुनकर के जेनी सबको इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है, जिस पर जिहान उसे जबरदस्ती पकड़ करके अपनी गोद में उठा करके अपनी कार में ले जा करके बैठा लेता है। इस बात पर जेनी काफी घबरा जाती है और कहती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो जिहान कहता है कि चुपचाप से अपना मुंह बंद करके शांति से कार में बैठो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और वो सॉन्ग से कहता है कि तुम्हें इन्वेस्ट चाहिए ना, ठीक है मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर एक बात याद रखना कि इस डील के बाद में जेनी मेरी हो जाएगी और मेरी चीजों को कोई हाथ लगाए ये मुझे पसंद नहीं है। जिस पर सॉन्ग कहता है कि मिस्टर जिहान आपको क्या लगता है कि मैं जेनी को आपको हमेशा के लिए दे दूंगा। मैं सिर्फ उसका यूज टेम्परेरी तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि जेनी भी मुझसे दूर नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। क्यों जेनी, मैंने सही कहा ना। इस बात पर जेनी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है। जिस पर सॉन्ग जिहान से कहता है अब जैसा कि आप मेरे साथ में डील करने के लिए तैयार हैं, तो अब से जेनी आपकी हुई जब तक कि आप उससे थक नहीं जाते हैं। जब आपका उससे मन भर जाएगा तो जेनी मेरे पास वापस आ जाएगी। ये सुनकर के जिहान गुस्से से जेनी को अपने साथ में लेकर के वहाँ से चला जाता है और वो उसे अपने ऑफिस में ले जाकर के गुस्से से पूछता है कि आखिर उस इंसान में ऐसा क्या है जो तुम उसे छोड़ नहीं सकती हो, और ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ। इस बात पर वो कहती कि लगता है कि मिस्टर जिहान आप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो चुके हैं, तो क्यों ना आप सॉन्ग परिवार को इस विजिंग सिटी से हमेशा के लिए गायब करवा दें। ये सुनकर के तो जिहान शॉक रह जाता है और कहता है कि तुम्हारे मुंह से कुछ अजीब नहीं लग रहा है। मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि इसके बदले तुम मुझे क्या दे सकती हो। अगर तुम मेरे लिए पूरी तरीके से समर्पित रहोगी और मेरे प्रति लॉयल रहोगी तो मैं ऐसा करने की सोच सकता हूँ। ये सुनकर के जेनी सोचती कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इसके में और सॉन्ग में कोई भी अंतर नहीं है, जो कि हर चीज के बदले कुछ न कुछ चाहता है। और यही सोचकर कि वो जिहान को अपने करीब खींचते हुए कहती कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो जिहान कहता है कि लेकिन मैं सीरियस हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम सॉन्ग से प्यार करती हो और इसीलिए तुम उसके साथ में रहना चाहती हो। इस बात पर जेनी कहती कि हम कोई टीनेजर्स नहीं है जो आप इस तरीके का सवाल मुझसे कर रहे हैं। ये फालतू के सवाल करने से अच्छा है कि मुद्दे पर आइए और अपना फायदा देखिए। इतना कहकर के वो उसे किस करने लगती है, जहाँ जिहान भी बहक जाता है और यहाँ पर वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जेनी उठती है और जिहान को सोता हुआ छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। अब जिहान की जब आँख खुलती है तो वो मेट से पूछता है कि जेनी कहाँ गई, तो मेट बताती है कि वो तो कब का चली गई। ये सुनकर के जिहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि लड़की तो वाकई में काफी निर्दयी है, जो कि मुझे एक टूल की तरह यूज कर रही है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग की एक्स गर्लफ्रेंड रोजी को देखते हैं, जो कि उसी लड़की के साथ में बैठी हुई थी जिसका नाम लीजा है, जिसे कल रात जेनी ने बचाया था। और यहाँ पर उससे पूछती है कल रात तुम अच्छे से सो भी पाई या नहीं, जिस पर लीजा कहती कि सब जेनी की मेहरबानी है, कल रात उसी ने मुझे बचाया था और सॉन्ग के कब्जे से निकाला था। जिस पर रोजी उसे बताती कि मैं बहुत पहले ही मर गई होती, क्योंकि सॉन्ग ने मुझे मार दिया होता। मैं भी इसी तरीके से पैसों पर रखी गई थी और मैं उसके जाल में पूरी तरीके से फंस गई थी। तभी लीजा देखती है कि उसके मोबाइल पर सॉन्ग की कॉल आने लगती है, जिसे देख करके वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। तो रोजी कहती कि वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, जब तक कि वो तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर लेता है और यूज नहीं कर लेता है, क्योंकि उसकी नजरों में हर लड़कियां सिर्फ एक टॉय के समान है जिसे वो यूज करता है। और आज उसी की वजह से मेरे पैर खराब हो गए, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी। मैंने उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए थे और पुलिस स्टेशन लेकर के जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि उसने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया, जिसकी वजह से मेरे पैर खराब हो गए। ये सुनकर के लीजा और भी ज्यादा डर जाती है और कहती है फिर हम क्या करेंगे। जिस पर रोजी कहती है कि हम सब एक साथ मिलकर ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक के बस का काम नहीं है। तभी वहाँ पर जेनी आती है और लीजा से पूछती कि तुमने क्या सोचा, क्या तुम उसके खिलाफ सबूत मुझे दोगी। जिस पर वो कहती कि मुझे नहीं देना है, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं वो मुझे मार न डाले। तो जेनी कहती कि अगर तुम उसके खिलाफ सबूत नहीं भी दोगी तब भी वो तुम्हें नहीं जाने देगा, इसलिए तुम अच्छी तरीके से सोच लो। लेकिन लीजा इस कदर डरी हुई थी कि वो वहाँ से उठ करके चली जाती है। जिसके बाद में जेनी सीधा सॉन्ग के पास जाती है, जिसे देख करके सॉन्ग कहता है कि लगता है कि जिहान ने तुम्हारे अंदर से इंटरेस्ट खो दिया, तभी तो तुम मेरे सामने आ गई। तो एक काम करो कि हम सभी को अच्छे से आज रात खुश कर दो। ये सुनकर के जेनी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि लगता है कि तुम्हारा अकल ठिकाने पर नहीं है। मैं अभी भी जिहान की वुमेन हूँ, इतनी जल्दी मेरे अंदर से इंटरेस्ट नहीं खो सकता है। और अगर आज रात मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाइयों को और तुम्हें खुश करने की कोशिश की, तो अगली सुबह के लिए तुम तैयार रहना कि जिहान तुम्हारे साथ में क्या करेगा। ये सुनकर के सॉन्ग खड़ा हो जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, इसलिए तुम मुझे जिहान की धमकी दे रही हो। जिस पर जेनी कहती है कि तुम्हें जिहान से डरना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकता है और तुम सब कुछ खो सकते हो। जेनी की इस तरीके की बातें सुनकर के सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसके पास जाकर के उसे गुस्से से पकड़ता है। तो जेनी कहती कि अगर तुमने मेरे शरीर पर एक भी निशान छोड़ा तो जिहान को जवाब देने के लिए तैयार रहना। जिस पर सॉन्ग कहता है कि मुझे जिहान से वो बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, इसीलिए चुपचाप से मेरे साथ में कोऑपरेट करो, वरना ये मत भूलना कि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास मर्डर के सबूत हैं, जिसकी वजह से तुम जेल जा सकती हो। इतना कहकर के वो उसे छोड़ देता है। जिस पर जेनी कहती है कि ठीक है, मैं बात को समझ गई। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। पर वो जैसे ही बाहर निकलती है तो जिहान अपने फ्रेंड के साथ में वहाँ पर खड़ा होता है और वो सॉन्ग के ऑफिस से उसे निकलता हुआ देख करके काफी ज्यादा जेलस फील करता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, तुम यहाँ पर सॉन्ग से मिलने के लिए क्यों आई थी। जिस पर जेनी कहती कि सॉन्ग मेरा बॉयफ्रेंड है, आखिर आप मेरी कौन है। तो जिहान कहता है कि मैं तुम्हारा मैन हूँ। ये सुनकर के वो हंसते हुए कहती कि लगता है कि
कि मिस्टर जिहान आप मुझे बहुत ही ज्यादा चाहने लगे हैं। तो जिहान कहता है कि हाँ क्योंकि तुम्हें डिजर्व करती हूँ। इतना कह करके उसका हाथ पकड़ करके उसे अपनी कार के अंदर डाल देता है। ये देख करके उसका दोस्त विक्टर उसे कहता है कि जिहान तुम कब से बीस्ट बन गए और लड़कियों के साथ में जोर जबरदस्ती करने लगे। इस तरीके से तुम किसी को अपना नहीं बना सकते हो। पर जिहान उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ कार में जाकर के बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी इस तरीके की हरकत देख करके विक्टर सोचता है कि लगता है कि मेरा दोस्त सिंगल रहते रहते पागल हो गया है, इसीलिए वो इस तरीके की हरकत करने लग गया है। जहाँ जिहान अपने घर के सामने अपनी कार को रोकता है और उससे कहता है कि इस आदमी को तुम फौरन से ब्लॉक करो और इससे मिलना जुलना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो जेनी उससे कहती है कि आप मुझे इसके बदले में क्या दे सकते हैं। जिस पर जिहान कहता है कि तुम्हें सॉन्ग ने आज तक क्या दिया है मैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हें दूंगा। जिस पर जेनी कहती है कि ठीक है मुझे भी वही प्रोजेक्ट चाहिए जो कि आप सॉन्ग को देने वाले हैं। इतना कह करके उसे अपनी हिडन कंपनी का कार्ड दिखाती है, जिसे देख करके जिहान शॉक रह जाता है और कहता है कि तुमने सॉन्ग के नाक के नीचे चुपके से अपनी एक नई कंपनी खड़ी कर ली है और किसी को कुछ पता भी नहीं है। मैं तुम्हें जितना ही समझने की कोशिश करता हूँ उतना ही उलझता जा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा आगे हो। जिस पर जेनी कहती कि अगर ये प्रोजेक्ट आप मुझे दे देते हैं तो सॉन्ग और उसके फादर एक बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे और मैं यही तो चाहती हूँ। तो जिहान कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमने मुझसे कांटेक्ट सिर्फ इसीलिए किया है ताकि तुम सॉन्ग से इसी बात का बदला ले सको। तो वो कहती है कि इस बात से आपको कोई भी लेना देना नहीं है, आखिर आप मेरी हेल्प करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो जिहान कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि तुम मेरी हर एक बात मानोगी और मुझे छोड़कर भी कहीं भी नहीं जाओगी और सारी चीजें तुम्हारे परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। जो भी कुछ तुम चाहोगे मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जेनी कहती है कि सारे अमीर मर्द एक जैसे होते हैं जो कि औरतों को अपने इशारों पर नचवाना चाहते हैं, उनमें से आप भी एक हैं। इतना कह करके वो उसके करीब जाने लगती है और यहाँ पर वो दोनों एक बार फिर से कार में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग के फादर उसके मुंह पर चाय फेंकते हुए कहते कि नालायक कहीं के, आखिर तुम इस बात का पता कैसे नहीं लगा पाए कि हमारे नाक के नीचे एक नई कंपनी खड़ी हो गई और हमें पता तक नहीं कि उसका ऑनर कौन है। और मुझे पता चला है कि जिहान ने वो प्रोजेक्ट उस कंपनी को दे दी और तुम यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठी हुए हो। तो सॉन्ग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने जिहान के पास में जेनी को भेजा है ताकि वो प्रोजेक्ट मुझे मिल सके और मैंने पहले से जिहान की कंपनी जी ग्रुप में सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो छोटी सी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो प्रोजेक्ट मुझे देंगे। तो उसके फादर कहते कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को हल करो और ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए, नहीं हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद में सॉन्ग अपने असिस्टेंट से कहता है कि लीसा का पता करो क्योंकि हमें उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास में हमारे खिलाफ सारे सबूत है। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। इधर लीसा भागती हुई जेनी के पास जाती है और रोते हुए कहती कि सॉन्ग मेरे फादर तक पहुंच गया है और अब मेरे फादर मुझे कॉल करके वापस बुला रहे हैं। तो जेनी कहती कि तुम्हें खुद के लिए कदम उठाना पड़ेगा, तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम उसके खिलाफ कुछ ऐसा जानती हो जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए, इसीलिए वो तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम उसके खिलाफ सबूत नहीं दोगी तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? ऐसा नहीं होगा, वो तब भी तुम्हें मार डालेगा। ये सुनकर लीसा और भी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, पर वो अभी उसके खिलाफ सबूत नहीं देती। अब जेनी के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय जिहान के, इसीलिए वो उसे कॉल करके लीसा को सिक्योरिटी दिलाती है ताकि सॉन्ग उसे नुकसान न पहुंचा सके। जहाँ अगले दिन जिहान का असिस्टेंट आकर के उसे बताता है कि सॉन्ग लीसा को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। तो जिहान कहता है कि पता करो कि लीसा के पास में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से सॉन्ग इतना परेशान है और क्या जेनी के बारे में कुछ पता चला। तो असिस्टेंट बताता है कि जेनी के फादर अभी भी जेल में है पर जल्दी वो रिहा हो जाएंगे और हमें पता चला है कि लीसा ने खुद उन्हें जेल भिजवाया था घरेलू हिंसा के जुर्म में। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जिहान सोचता है कि जेनी जब इतनी स्ट्रॉन्ग है और उसने 3 साल पहले अपनी कंपनी तक खड़ी कर ली, फिर वो सॉन्ग जैसे इंसान के साथ में आके क्यों रहना चाहती है, ऐसी क्या मजबूरी है। तभी वहाँ पर सॉन्ग जिहान से मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि आप उस प्रोजेक्ट को किसी छोटी कंपनी को देने वाले हैं, लेकिन इस बात से हम दोनों का ही नुकसान होगा, खास करके मैं लॉस में चला जाऊंगा। और रही बात उस लड़की की जिसे आपने सिक्योरिटी दी है, वो तो बस मुझे फंसाना चाहती है, मुझसे बदला लेना चाहती है। आप तो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे टाइप के अमीर आदमी को फंसाने के लिए इस टाइप की लड़कियां क्या क्या करती हैं। जिहान उसकी बातें काफी ध्यान से सुन रहा होता है और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, तभी तो इतनी सारी लड़कियां तुम्हारे चारों तरफ जाल बिछाना चाहती हैं। वो एक तरीके से सॉन्ग को कमेंट करता है। सॉन्ग कहता है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप इन सभी मामलों से दूर रहिए, मेरी गर्लफ्रेंड आपके पास में, तो आप उसके साथ में मजे करिए और वो प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए और जब आपका जेनी से मन भर जाएगा तो उसे मुझे वापस से सौंप दीजिएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर के तो जिहान का पारा हाई हो जाता है और वो कहता है कि इतना घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है, लगता है कि वो भी मुझे जानता नहीं कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। इधर जिहान के फादर जेनी को पर्सनली मिलने के लिए बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर जेल में और तुम एक घटिया फैमिली से बिलोंग करती हो, फिर तुम मेरे बेटे जिहान को अपने जाल में क्यों फंसा रखी हो। तो जेनी कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि जिहान ही मेरे पीछे पड़े हैं। तो वो कहते कि इसका मतलब तुम खुद को बेकसूर कह रही हो, पर याद रखना कि अगर मेरी इन्वेस्टिगेशन में तुम गलत साबित निकली तो अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर जिहान आता है और कहता है कि आखिर आपने जेनी को यहाँ पर क्यों बुलाया। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम ऐसे 2 टकी की लड़की के साथ में रह करके अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते हो, जबकि तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम इससे शादी नहीं कर सकते। तो जिहान कहता है किसने कहा कि मैं इससे
शादी नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर कि वो जेनी को अपने रूम में लेकर के चला जाता है और उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है, जिस पर जेनी उसे खुद से दूर करते हुए कहती कि लगता है कि आप पागल हो गए हैं। तो जिहान कहता है कि तुम सॉन्ग से शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हो ना क्योंकि तुम अमीर परिवार की बहू बनना चाहती हो। तो वो कहती कि हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ, तो फिर इसमें गलत क्या है। तो जिहान कहता है कि फिर ठीक है चलो मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी कर देता हूँ क्योंकि मैं सॉन्ग से कहीं ज्यादा रिच हूँ। तो वो कहती कि लगता है कि आप सच में पागल हो चुके हैं। तो जिहान कहता है कि अभी तुमने मेरा पागलपन देखा ही कहाँ है। इतना कहकर कि उसे अपने साथ ले जाता है और उसके साथ में नाइट स्पेंड कर बैठता है। अगली सुबह जेनी की जब आंख खुलती है तो उसके पास में एक कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि जिहान ने उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर कि जेनी बौखला जाती है और फौरन से जिहान के ऑफिस पहुंच जाती है और उससे कहती है कि आखिर आप अपनी बातों से कैसे मुकर सकते हैं। तो जिहान कहता है कि मेरी एक शर्त है, तुम इस रिंग को पहन करके मुझसे शादी करनी पड़ेगी और मेरी वाइफ बनना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहूंगा। इस बात पर जेनी कहती कि आपको क्या लगता है कि मैं आपसे शादी करके बिजली में बंद आपकी कैनरी बनना पसंद करूंगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। इतना कहकर कि वो उस रिंग को फेंक करके वहाँ से जाने लगती है। इस बात पर जिहान उसे पकड़ करके कहता है क्या तुम्हें इज्जत रास नहीं आती जो तुम उस सॉन्ग के मिस्ट्रेस बन करके रहना चाहती हो? आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? इतना कहकर कि वो उसे किस करने की कोशिश करता है जिस पर जेनी उसके लिप पर बाइट कर लेती है और कहती है कि बदमाश कहेंगे। तो जिहान कहता है कि अभी तुमने बदमाशी देखी ही कहा है, अगर मैं तुम्हें बदमाश लगता हूँ तो फिर ठीक है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो पहले तो मैं तुम्हारी कंपनी बर्बाद करूंगा। दूसरा मैंने सुना है कि सॉन्ग लीसा को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और लीसा मेरे पास में, अगर मैंने उसे उसके हवाले कर दिया तो फिर क्या होगा? इतने पर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। फिर वो सोचती है कि जिहान एक बहुत पावरफुल इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो जिहान कहता है कि गुड गर्ल। इतना कहकर कि उस रिंग को उठा करके जेनी के हाथ में पहनाते हुए कहता है कि इसे उतारने की हिम्मत भी मत करना वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर कि उसे अपने साथ ले जाकर के मैरिज ब्यूरो में शादी कर लेता है जहाँ जेनी अपने हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट लेते हुए कहती कि क्या आपको डर नहीं लगता है? अगर मैं चाहूँ तो आपसे तलाक लेकर के आपकी आधी संपत्ति हड़प सकती हूँ। तो जिहान कहता है कि मुझसे शादी करने का मतलब है कि नो डिवोर्स, विधवा होने के बाद ही तुम मुझसे दूर जा सकती हो। तो वो कहती है कि पहले तो मुझे लीसा से मिलना है, जिस पर जिहान अपने आदमी को कॉल करता है जहाँ उसे पता चलता है कि लीसा तो गायब है। ये सुनकर कि जिहान कहता है क्या बकवास है, फौरन से उसे ढूंढो। पर ये सब जानने के बाद में जेनी उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से भड़क जाती है और कहती है कि मुझे लगा था कि लीसा आपके अंडर में काफी सेफ है, पर मुझे क्या पता था कि आप ही उसे मार डालेंगे। जिस पर जिहान कहता है क्या बकवास कर रही हो, लीसा सॉन्ग की एक मामूली सी लवर है और तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। इस बात पर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी जिहान के पास में उसके फादर की कॉल आती है कि तुम्हारी मदर सीढ़ियों से गिर गई है। ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है और भागता हुआ अपने घर पहुंचता है। पर वो जैसे ही अपनी मदर के रूम में जाता है मेड बाहर से दरवाजा को लॉक कर देती है जहाँ उसे एक अनजान लड़की मिलती है जिसे उसके फादर ने शादी के लिए अरेंज किया था। इधर चली लीसा को कंटिन्यू कॉल की जा रही होती है पर उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही होती है। पर तभी वो देखती है कि लीसा तो टेरेस पर खड़ी है, जिसे देखकर वो फौरन से भागती हुई ऊपर जाती है जिसकी हालत सॉन्ग ने काफी खराब कर रखी थी और वो उसे कहती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है पर अब मैं बहुत थक चुकी हूँ इन सभी चीजों से और सॉन्ग मेरे साथ में सब करता रहेगा, इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। इतना कहकर कि वो वहाँ से कूदने वाली होती पर जेनी उसे पकड़ लेती। तभी वहाँ पर हान का फ्रेंड विक्टर और असिस्टेंट दोनों ही आ जाते हैं जहाँ असिस्टेंट कहता है कि मुझे नहीं पता था कि सॉन्ग इन्हें इस कदर चोट पहुँचाएगा और हमारी सिक्योरिटी तक फेल हो जाएगी। इतने पर वहाँ पर सॉन्ग भी लीसा का पीछा करते हुए आ जाता है और कहता है कि तुम अभी तक मरी नहीं, मुझे लगा कि तुम कहीं से कूद गई होगी। ये सुनकर के जेनी लीसा से कहती है कि तुम डरना मत, जल्दी पुलिस आने वाली है जो कि इस राक्षस को ले जाकर के सजा देगी। ये सुनकर के सॉन्ग कहता है कि लगता है कि लीसा तुम्हें अपने पेरेंट्स की जान बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो पुलिस के चक्कर में पड़ने के बजाय मरना पसंद करती। इतनी पर वहाँ पर पुलिस आ जाती है उसे गिरफ्तार करने के लिए। सॉन्ग कहता है कि जल्दी में वापस आकर के लीसा तुमसे हिसाब किताब बराबर करता हूँ। उसके जाने के बाद में लीसा जेनी को बताती कि उसने सॉन्ग के खिलाफ कहा वो सारे एविडेंस छुपा रखे हैं, जिसके बाद लीसा को लेडीज पुलिस अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर के चली जाती है। उसके जाते ही जेनी को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है जिस पर विक्टर उसे पकड़ लेता है और फौरन से हॉस्पिटल में एडमिट कराता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। पर डॉक्टर बताती है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी सही कंडीशन में नहीं है, क्या तुमने प्रिकॉशन पिल लिया था? तो जेनी कहती है कि हाँ मैंने 2 दिन पहले ही खाया था। जिस पर डॉक्टर बताती है कि उसी की वजह से तुम्हारी प्रेगनेंसी खराब हो रही है तो तुम्हें जल्दी सर्जरी करवा लेना चाहिए। इतना कहकर के डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। इधर जिहान की मदर घर वापस लौट करके आती है तो मेड उनसे पूछती है कि आप ट्रिप पर से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। तभी उनके रूम से बाहर भागती हुई लड़की आती है जिसका नाम लियो है और वो जिहान के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि इन्होंने मेरे साथ में सब कुछ कर लिया है और अभी मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जिस पर जिहान कहता है कि मैंने तो इस लड़की को छुआ तक नहीं है, झूठ कह रही है, फादर ने जानबूझकर इसे अरेंज किया ताकि मुझे इससे शादी करनी पड़े। तभी वहाँ पर उसके फादर भी आ जाते हैं और कहते हैं कि वो परिवार की बेटी है और ये सब होने के बाद में तुम्हें इससे शादी तो करनी ही पड़ेगी। तो जिहान कहता है कि आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी के खिलाफ
इस तरीके के शेमलेस षड्यंत्र रचते हुए। मैंने तो उस लड़की को छुआ तक नहीं, और वैसे मैं जेनी से शादी कर चुका हूँ और अब मैं कानूनी तौर पर एक मैरिड मैन हूँ। तो उसके फादर कहते कि मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। तुम्हें मिस्टर वू को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस बात पर जिहान कहता है कि सिर्फ मिस्टर वू को ही सफाई देनी पड़ेगी या फिर उनकी वाइफ आंटी को से भी बात करना पड़ेगा। यहाँ पर वो अपनी मदर को बताता है कि फादर का लियो की मदर के साथ में अफेयर रह चुका है। ये उन्हें बहुत पसंद करते थे, पर इन्होंने सिर्फ आपसे शादी प्रॉफिट और पैसों के लिए की थी, और अब ये चाहते कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं ताकि ये आंटी को से मिलजुल सके और अपनी आशिकी फरमा सके। ये सब सुनकर के जिहान की मदर काफी ज्यादा भड़क जाती और कहती कि ठरकी बेशर्म बुढ़ी कहेगी, तुम्हारा दिल आज भी किसी दूसरी औरत के पास में है। जिस पर अंकल कहते कि अरे ये बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आंटी तो उनकी ये भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और कहती कि आज मैं तुम्हारी पूरी आशिकी उतारूंगी। इधर जिहान देखता है कि माहौल काफी ज्यादा बिगड़ने वाला है, इसीलिए वो वहाँ से धीरे से खिसक लेता है क्योंकि वो जानता था कि उसके फादर बहुत बुरी तरीके से कूटे जाने वाले हैं। अब जिहान जैसे अपनी कार में जाकर के बैठता है तो अपने मोबाइल में विक्टर के बहुत सारे मिस कॉल्स देख करके उसे कॉल बैक करता है, जहाँ विक्टर उसे सारी बात बताता है। ये सब सुनकर के तो जिहान शॉक रह जाता है, जहाँ विक्टर उसे ये भी बताता है कि अपने दोस्त की ऐसी हालत देख करके जेनी को शॉक लग गया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैं अभी अभी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा करके आ रहा हूँ। ये सुनकर के जिहान कहता है कि सारी गलती मेरी ही है, मैं आ रहा हूँ। पर जैसे जिहान अस्पताल पहुँचता है तो जेनी वहाँ से डिस्चार्ज हो चुकी थी। इधर जेनी उन सारे एविडेंस को कलेक्ट कर लेती है, जिसे देख करके रोजी कहती है सारे एविडेंस पर्याप्त नहीं है सॉन्ग को सजा दिलवाने के लिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल इंसान है। अब हमें ऐसा लगता है कि हम उसे जीत नहीं पाएंगे। तो जेनी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है और सीधा सॉन्ग के पास जाती है और उससे कहती है कि अब तो तुम लोगों की जिंदगी के साथ में खेलना बंद कर दो, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। इस बात पर सॉन्ग भड़क जाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मार पीट देता है और उसे कहने लग जाता है कि वो वीडियो चुपचाप से मेरे हवाले कर दो जो कि लीजा ने तुम्हें दिया था, जिसमें कि मेरे और मेरे फादर के खिलाफ सारे सबूत है। इतने पर जेनी के आदमी आकर के सॉन्ग को पकड़ करके उससे दूर करते हैं, जहाँ जेनी उठ करके लैंप में से कैमरा निकालती है और कहती है कि अभी भी जो तुमने मेरे साथ में किया है वो सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। इस बात पर सॉन्ग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे घर में कैमरे इंस्टॉल करके बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को समझने लग गई हो? ये तो बस मैंने छोटा मोटा सा कांड किया है, जल्दी मैं जेल से फिर से वापस से बाहर आ जाऊंगा। तो जेनी कहती है कि छोटा मोटा कांड तुमने नहीं किया, तुम्हें पता भी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारी वजह से मैंने अपनी प्रेगनेंसी खो दी है, ये एक तरीके का अपराध माना जाएगा। ये सुनकर के तो सॉन्ग का फेस फीका पड़ जाता है और वो पूरी तरीके से बौखला जाता है। इतने पर वहाँ पर जिहान आ जाता है और जेनी की ऐसी कंडीशन देख करके वो सॉन्ग को एक जोरदार किक मारता है, जिस पर सॉन्ग कहता है कि षड्यंत्रकारी औरत है, ये बस तुमको यूज कर रही है, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसके सारे राज भी जानता हूँ। पर तभी जेनी अपने पेट को पकड़ते हुए कहती कि जिहान सॉन्ग ने तुम्हारी बेबी का काम तमाम कर दिया है। ये सुनकर के तो जिहान शॉक रह जाता है क्योंकि उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था, जहाँ वो उसे फौरन से हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ डॉक्टर बताती है कि हम बेबी को नहीं बचा सके। ये सुनकर के तो जिहान के ऊपर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ता है, जिस पर जेनी कहती है कि आपको वाकई में बहुत दुख हो रहा है। जिस पर जिहान उसे कहता है कि आज मुझे पता चला है कि तुम सॉन्ग की फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो, ना कि उसे शादी करना चाहती हो। तभी तुमने मुझे अप्रोच किया ताकि तुम मुझे उसके खिलाफ यूज कर सको। तो जेनी कहती है कि हाँ मैंने ऐसा किया है। तो जिहान कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी हर्टलेस निकलोगी कि तुम हमारे बच्चे तक को दांव पर लगा दोगी। इतना कह करके वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और सीधा सॉन्ग के पास जाता है, जहाँ जिहान के आदमी ने उसे बांध रखा था, जिसे देख करके तो जिहान गुस्से से अपना कंट्रोल खो देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ औरतों पर हाथ उठाना आता है ना, क्योंकि तुम एक नामर्द इंसान हो। जिस पर सॉन्ग कहता है कि तुम एक बच्चन औरत के लिए मुझे ऐसे मार पीट नहीं सकते हो। जिस पर जिहान कहता है कि जरा जबान संभाल करके बात करो, ये मत भूलो कि वो मेरी वाइफ है, वरना मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। जिस पर सॉन्ग कहता है कि तुम्हें पता है कि वो लड़की एक हत्यारा है जिसके पीछे तुम इतनी पागल हो गए हो। उसने लगभग अपने फादर को मार ही डाला था, जिसका पूरा सबूत मेरे पास में है और यही रीजन है कि वो मेरे प्रति इतनी आज्ञाकारी है। अगर तुम नहीं चाहते हो कि वो जेल जाए तो मुझे यहाँ से जाने दो, और अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं उन सबूतों की कॉपी तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम भी उसे ब्लैकमेल करके अपने काबू में रख सको। इस बात पर जिहान का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उसे फिर से मारने पीटने लगता है, पर विक्टर उसे रोक कर ये कहता है कि जिहान तुम अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते हो, इसीलिए इसे पुलिस के हवाले कर दो और उन्हीं पर छोड़ दो। जिस पर जिहान रुक जाता है और अचानक से सॉन्ग को छोड़ने की बात कर देता है, जिसे सुनकर के सभी शॉक रह जाते हैं। तो विक्टर कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, ये एक अपराधी है। तो जिहान कहता है कि मैंने कहा ना कि इसे जाने दो, क्योंकि मेरे जी ग्रुप का और इसी किंग परिवार के साथ में बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कई सालों से चल रहा है, तो मैं इतनी सी बात के लिए इसे जेल नहीं जाने दे सकता हूँ। ये सुनकर के तो सॉन्ग काफी खुश हो जाता है, जहाँ जिहान उसे कहता है कि याद रखना कि जेनी के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सॉन्ग कहता है कि मेरा मुंह तब तक बंद रहेगा जब तक कि तुम मेरे खिलाफ नहीं जाते हो। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर विक्टर कहता है कि तुमने उसे क्यों जाने दिया, जबकि तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि जेनी तुम्हें इस बात के लिए कभी भी माफ नहीं करेगी। तो जिहान कहता है कि जेल की सजा उसके लिए बहुत कम है, मैं चाहता हूँ कि उसे इससे भी बड़ी सजा मिले। इधर असिस्टेंट जेनी को मेंशन से बाहर नहीं जाने दे रहा होता है, क्योंकि उसे जिहान का ऑर्डर था कि जेनी को मेंशन से बाहर नहीं जाने देना है।
जब वो असिस्टेंट से पूछती है क्या जियान ने सॉन्ग को जेल भेजा या नहीं, जिस पर असिस्टेंट बताता है कि मैं ये सब नहीं जानता हूँ। ये शब्द सुनकर के वो समझ जाती है कि जियान ने सॉन्ग को छोड़ दिया है और अब जब वो छूट गया है तो सबकी जान खतरे में है। इधर सॉन्ग के फादर जियान के फादर से मिलने के लिए जाते हैं और बताते हैं कि आपके बेटे ने हमारी कंपनी के बीच में अचानक से सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिस पर जियान के फादर कहते हैं कि देखो कंपनी जियान के हाथ में है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर के सॉन्ग के फादर कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपका मिसेस गु के साथ में अफेयर था और इतना ही नहीं, आप दोनों का एक नाजायज बेटा भी है। सोचिए अगर ये बात बाहर निकल के आ जाएगी तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सुनकर के जियान के फादर कहते हैं कि मिस्टर किंग क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि बस मुझे अपनी कंपनी में आपका सहयोग चाहिए। ये सुनकर के जियान के फादर चक्कर में पड़ जाते हैं, कहीं मैं एक्सपोज न हो जाऊं, इसीलिए वो उनकी सिर्फ एक बार मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद में वो सीधा अपनी कंपनी जाते हैं और जियान से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जेनी को डिवोर्स देकर के लिए उसे शादी कर लो, वरना कल से कंपनी आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर जियान कहता है कि ये मत भूलिए कि कंपनी मेरी बिना बर्बाद हो जाएगी। जिस पर वो कहती है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही विद्रोही होते चले जा रहे हो, तभी तो तुमने किंग परिवार के साथ में हमारी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए, मगर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे फौरन से फिक्स करो। तो जियान कहता है कि अफसोस की बहुत देर हो चुका है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इस बात पर उसके फादर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही विद्रोही बने रहे और मेरे खिलाफ ऐसे ही चलते रहे तो जल्दी मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लूंगा। तो जियान कहता है कि तोड़ लीजिए। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ वो अपने फ्रेंड विक्टर से कहता है कि मैं अपने फादर को अच्छी तरीके से जानता हूँ, ऐसे मामलों में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, पर वो किंग परिवार के सहयोग के लिए इतना कैसे भड़क सकते हैं कि उन्होंने मुझे कंपनी से निकालने तक की बात कर दी है। यहाँ पर जरूर दाल में कुछ काला है। इधर जेनी अपने दोस्तों के पास जाना चाहती थी क्योंकि सॉन्ग के छूटने की खबर सुनकर के वो काफी परेशान थी, पर असिस्टेंट उसे किसी भी हालत में वहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहा होता है, इसीलिए वो वॉश को तोड़ करके खुद को पॉइंट कर लेती है और असिस्टेंट को धमकाने लगती है कि वो खुद को हर्ट कर लेगी अगर वो उसे नहीं जाने देगा तो। जिस पर असिस्टेंट फौरन से जियान को कॉल करके घर वापस आने के लिए कहता है, जहाँ जियान भागता हुआ घर आता है और फौरन से उसके हाथ में दवाई लगाने लगता है। जहाँ उससे पूछती कि आपने सॉन्ग को क्यों जाने दिया, तो जियान कहता है कि तुम मुझसे इसे पूछने का हक खो चुकी हो, क्योंकि जब तुमने हमारे बच्चे की जान जोखिम में डाल दी और तुमने मुझसे एक भी बात करना जरूरी नहीं समझा, तो तुम मुझसे अब आगे से कोई उम्मीद मत करना। जिस पर जेनी उसे पॉइंट करते हुए कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दीजिए वरना मैं आपको भी मार सकती हूँ। तो जियान कहता है कि पागल मत बनो, तुम्हारे फ्रेंड्स एकदम सेफ है। तो वो कहती है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं, क्योंकि मैंने आप पर एक बार भरोसा किया था और आपकी वजह से लीजा की जान खतरे में पड़ गई थी। तो अगर आप ये बात साबित करना चाहते तो मेरी फ्रेंड को कॉल लगाइए। जिस पर जियान कहता है कि ठीक है। इतना कहकर के वो उसकी फ्रेंड को कॉल लगाता है, जिसकी आवाज सुनकर के जेनी चौंक जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर के जियान उसके हाथ से वो ऑब्जेक्ट लेकर के फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारे पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो वो कहती कि ना तो अब मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ और ना ही मैं अब आपकी बात मानूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपके फादर ने आपको कंपनी से निकाल दिया है, इसलिए आप यूजलेस हो चुकी हैं। इस बात पर जियान उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज ऐसा मत कहो। तो वो कहती है कि मुझे आपसे तलाक चाहिए। इस बात पर जियान उसे पकड़ करके रूम में ले जाता है और कहता है कि मैंने कहा ना कि जल्दी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कंपनी मेरे पास वापस आ जाएगी। तो जेनी कहती है कि आखिर आप अपने फादर के खिलाफ मेरे लिए क्यों जाना चाहते हैं? आपके फादर ने मेरी वजह से आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया, मैं जानती हूँ कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। तो जियान कहता है कि आखिर तुम इतनी हर्टलेस कैसे हो सकती हो कि मेरा यूज करने के बाद में तुम इस तरीके से मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। तो जेनी कहती है कि आखिर आप मुझे यहाँ पर कब तक कैद करके रखेंगे, मुझे जाने दीजिए। तो जियान कहता है कि पहले तुम्हें गुड रेस्ट की जरूरत है, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है और सीधा जेनी की फ्रेंड रोजी के पास जाता है, जहाँ रोजी कहने लग जाती है कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, आपने जेनी को अपने पास रखने के लिए हमारी कंपनी तक में इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी कंपनी लॉस में चली गई और हमारी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, जिसके बाद में आपने कंपनी को बड़ी बेरहमी से खरीद लिया और ऊपर से आपने सॉन्ग को भी छोड़ दिया जो कि अपराधी है और अब वो खुलेआम हमारे जैसी और भी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। आप तो बस जेनी को अपनी ऑक्सीजन की वजह से उसे कैद करके रखना चाहते हैं और ऊपर से उसे दोषी ठहरा रहे हैं। आप में और सॉन्ग में कोई भी अंतर नहीं है। इतना कहकर के वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर के जियान को लगता है कि वो कितना सेल्फिश है और कितनी बड़ी गलती कर रहा था। जब वो विक्टर से कहता है कि उसने सही कहा कि मेरे और सॉन्ग में कोई भी अंतर नहीं है, मैंने बस अपने बारे में सोचा, जेनी की फीलिंग के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा, पर अब और नहीं। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। इधर जियान की मदर गुस्से से कंपनी में इंटर करती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि आपने किससे पूछ करके जियान को कंपनी से बाहर निकाला है। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि जियान एक नंबर उनका बदतमीज लड़का बनता जा रहा है, इसीलिए मैंने उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया। तो उसकी मदर कहती है कि ये मत भूलिए कि मेरे फादर के बिना सपोर्ट के आपकी कंपनी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती और जी ग्रुप का नामो निशान तक नहीं होता और आप तो किसी लायक ही नहीं है। अगर मेरे बेटे ने कंपनी को नहीं संभाला होता तो आज भी इस पोजीशन में नहीं होता। और मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप मिसेस गु की बेटी के साथ हमारे बेटे जियान की शादी कराना चाहते, इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं। पर ये मत भूलिए कि कंपनी के 25% शेयर मेरे नाम पर है, मैं चाहूँ तो सब कुछ बर्बाद कर सकती हूँ। इतना कहकर कि वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जियान के फादर का नाजायज बेटा टैंग आता है,
जो कि उनसे कहने लग जाता है कि आखिर आप कंपनी में मुझे कब तक जगह दिलाएंगे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ के पास कंपनी के 25% शेयर है। जिस पर टैंक कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बुढ़िया के मरने के बाद में सारे शेयर आपके नाम पर हो जाए। ये सुनकर के तो शॉक रह जाते हैं और कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, ऐसी बातें दोबारा कभी भी मत कहना और बार बार मेरे पास में आना बंद कर दो। अगर किसी को पता चल गया तो एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जिस पर टैंक वहाँ से चला तो जाता है लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती। इधर सॉन्ग जिहान और पुलिस के डर से अपने आप को छुपाता फिर रहा था, जिससे कि वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तभी वहाँ पर टैंक आता है और उसके साथ हाथ मिलाने का ऑफर देता है और अपना पूरा परिचय देता है कि वो जिहान के फादर का नाजायज बेटा है और उसे कहता है कि तुम मेरी मदद करो जिहान की मदद का काम तमाम करवाने में। मैं जैसे ही जी ग्रुप का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा जिहान की सारी पावर छीन जाएगी और वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। इधर जिहान की मदद जेनी को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो उनसे कहती कि आप भी यही चाहती हैं कि मैं जिहान को छोड़ दूं। तो उसकी मदद कहती कि मैं ऐसा इसलिए नहीं चाहती कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं ऐसा बस इसलिए कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता जबरदस्ती का है जिसमें तुम खुद भी नहीं रहना चाहती हो और तुम्हारा कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। तो जेनी कहती कि मैं जल्दी जिहान को छोड़ दूंगी, जिस पर उसकी मदर कहती कि मैं तुम्हें घर पैसा कार सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो जेनी कहती कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये सारे सबूत आप सॉन्ग के खिलाफ पुलिस तक पहुँचा दीजिएगा। ये देख करके आंटी काफी इम्प्रेस हो जाती है कि जेनी पैसों की गरीब लड़की नहीं है। अब जैसे ही वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलती आंटी के ऊपर सॉन्ग का आदमी हमला कर देता है, पर जेनी उसे पकड़ लेती है और आंटी को बचा लेती है, जिस पर वो आदमी वहाँ से पकड़े जाने के डर से भाग खड़ा होता है। जहाँ आंटी फौरन से उसे अस्पताल लेकर के जाती है और उसके हाथ पर पट्टी करवाती है और उनकी जान बचाने के लिए उसे बहुत धन्यवाद करती है। जहाँ जेनी कहती कि भला आपको कौन मारना चाहता है, क्या आपको किसी के ऊपर शक है? तो वो कहती कि मैं इस बात का अपने तरीके से पता लगवाऊंगी, पर ये बात जिहान को मत बताना। तो जेनी कहती है कि ठीक है। अब अगले दिन सॉन्ग का आदमी जाकर के उसे बताता है कि जिहान के मदर को हम नहीं टपका पाए, उन्हें मारना बहुत मुश्किल है और आपके फादर को पुलिस पकड़ करके ले गई क्योंकि उनके खिलाफ किसी ने सारे सबूत पुलिस तक पहुंचा दिए थे। ये सुनकर के सॉन्ग पूरी तरीके से बौखला जाता है। जहाँ उसका आदमी उसे कहता है कि अब हम आपका और साथ नहीं दे सकते, बेहतर ये हो कि आप कंट्री छोड़ करके भाग जाइए वरना पुलिस आपको भी ले जाएगी। सॉन्ग कहता है कि अगर मैंने जिहान की मदर का काम तमाम करवा दिया तो टैंक मुझे बचा लेगा और यही सोच कर वो जेनी को कॉल करता है। तो जेनी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे कि मुझे कॉल करने की, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हें भी जेल भिजवा सकती हूँ? तो सॉन्ग कहता है कि बकवास करना बंद करो, ये मत बोलो कि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत है। वो कहते हैं कि हम तो सनम डूबेंगे, तुम्हें भी साथ नहीं डूबेंगे। वैसे मैं आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा ऑफर देने जा रहा हूँ कि जिहान की मदर को रास्ते से हटवाने में मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। तो जेनी कहती है अच्छा तो तुम वही इंसान हो जो कि उन्हें मारना चाहता है। तो सॉन्ग कहता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए ये बार बार नहीं मिलेगी। इतना कहकर के वो कॉल काट देता है। जहाँ जेनी को सोच समझ करके जिहान की मदर को कॉल करके उन्हें मिलने के लिए बुलाती है। जहाँ वो उनके साथ में एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, पर वो जैसे ही कॉफी पीती है उन्हें कुछ होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देख करके जेनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जहाँ उन्हें फौरन से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और ये खबर पाकर के जिहान भी पागलों की तरह भागता हुआ हॉस्पिटल में आता है, जहाँ उसके फादर भी आ जाते हैं और सारा इल्जाम जेनी पर डालते हुए कहने लग जाते हैं कि इसी ने ये सब किया है। जिस पर जिहान कहता है कि बिना किसी सबूत के आप मेरी वाइफ पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो गया तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये सुनकर के जेनी कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। इस बात पर जिहान उसे गले से लगा कर कहता है कि तुम रो मत, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि माफ करिएगा, हमने बहुत कोशिश की पर हम उन्हें बचा नहीं पाए। ये सुनकर के तो जेनी और जिहान को जैसे सदमा ही लग जाता है। तभी वहाँ पर विक्टर और असिस्टेंट भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि वो आदमी पकड़ा गया जिसने आंटी को कॉफी में कुछ मिला करके दिया था और उसने बताया कि ये सब उसने सॉन्ग के कहने पर किया है। ये सुनकर के जिहान गुस्से से उन दोनों के साथ में चला जाता है। जहाँ जिहान के फादर कहते हैं कि सॉन्ग तो तुम्हारा दुश्मन है ना, तो इसीलिए मुझे शक है कि इसमें जरूर तुम्हारा कहीं न कहीं हाथ होगा। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगते हैं और टैंक से पूछते कि इन सब में कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है? जिस पर टैंक कहता है कि पापा कितना परेशान क्यों हो रहे हो, ऊपर गई अब सारे शेयर्स आपके हाथ में और ये ग्रुप भी आपका हुआ और अब यही समय है, मुझे आप उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए और जिहान की जगह लेने दीजिए। ये सुनकर के उसके फादर कहते हैं कि इसका मतलब ये सब तुम ही नहीं किया है ना? तो टैंक कहता है कि वैसे भी आप मेरी माँ से प्यार करती थी ना कि उस औरत से। तो उसके फादर कहते हैं कि बकवास करना बंद करो और यहाँ से चलो। इतना कहकर के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर जिहान जब घर वापस लौट करके आता है तो जेनी से कहता है कि सॉन्ग ने मुझे बताया है कि उसने तुम्हारे खिलाफ सबूत मिटाने की डील की थी, जिसके बदले में तुमने मेरी माँ को अकेले में बाहर बुलाया था ताकि वो उनका काम तमाम कर सके। प्लीज जेनी एक बार कह दो कि इन सब में तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो जेनी कहती है कि सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप पहले ही सॉन्ग को जेल भिजवा दिए होते तो मुझे आपकी मदद से मदद ना लेनी पड़ती। हाँ मैंने उन्हें बुलाया था क्योंकि मैं सॉन्ग से छुटकारा पाना चाहती थी। ये सुनकर के जिहान को बहुत ही ज्यादा हर्ट फील होता है और वो कहता है कि फाइनली तुमने अपना गोल अचीव कर लिया, क्योंकि सॉन्ग के ऊपर हत्या का शक है जिसकी वजह से वो जेल में सड़ने वाला है। पर मैं इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हुई कि वास्तव में तुम्हारे पास दिल नाम की कोई भी चीज नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ मैं हार्टलेस हूँ और अब
मैं आपसे डिवोर्स चाहती हूँ। तो जियान कहता है कि ठीक है, इस बार मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। जहाँ अब जियान फाइनली उसे डिवोर्स ही देता है, तभी उसके पास में सॉन्ग की कॉल आती है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। जहाँ जियान उससे फौरन से मिलने के लिए चला जाता है, जिसे देख करके सॉन्ग कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि तुम मुझसे अकेले मिलने के लिए चले आए? तो जियान कहता है कि मेरी जिंदगी में डर नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सॉन्ग कहता है कि अगर मैं जेल जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। इतना कह करके वो आगे बढ़ता है, पर इससे पहले पुलिस आकर के उसे पकड़ लेती है। जियान कहता है कि तुमने 4 सालों तक जेनी को ब्लैकमेल किया है उसके खिलाफ सारे सबूतों का यूज करके, पर उसने हार नहीं मानी। उसने वो सब किया और लड़ती रही और आखिरकार उसने अपना गोल हासिल कर ही लिया। और अब देखो तुम जेल जा रहे हो हमेशा के लिए। जहाँ पुलिस उसे पकड़ करके अपने साथ लेकर के चली जाती है, तभी वहाँ पर असिस्टेंट भागता हुआ आता है और बताता है कि आपके फादर कंपनी में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बोर्ड मीटिंग में ये बात कही है। इस बात पर जियान अपने फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि माँ का अभी तक अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है और आपने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो वो कहती है कि देखो तुम्हारी माँ चली गई और उनके शेयर सब मेरे नाम पर हो गए, क्योंकि मरने से पहले उन्होंने कोई वसीयत नहीं बनवाई थी। तो आज मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि टैंक मेरा बेटा है और अब से इस कंपनी का उत्तराधिकारी यही है। इस बात पर जियान का खून ही खोल रहा होता है, पर वो चुप रहता है। लेकिन एम्प्लॉयज चुप नहीं रहते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि भला आप अपनी कंपनी को अपने नाजायज बेटे को कैसे सौंप सकते हैं, ये तो सही नहीं है। और वैसे भी ये कंपनी जियान के नाना जी के सपोर्ट से खड़ी हुई और आगे बढ़ी है। जियान अपने फादर से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतने घटिया इंसान निकलेंगे। जिस पर टैंक कहता है कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ। वैसे भी फादर मेरी माँ से प्यार करते थे, ना कि तुम्हारी माँ से। उन्होंने तुम्हारी माँ से शादी सिर्फ फायदे के लिए की थी। इतने पर वहाँ पर लियो आती है और जियान के फादर से कहती है आज मुझे पता चल गया कि आखिर आप मेरी शादी जियान के साथ में क्यों करवाना चाहते थे, क्योंकि मेरी माँ के साथ में आपका अफेयर था। तभी मिस्टर वो अपनी वाइफ को घसीटते हुए लाते हैं और जियान के फादर की तरफ उन्हें पुश कर देते हैं। जहाँ वो उनसे कहती है कि मेरे हस्बैंड को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो जियान के फादर कहते हैं तो क्या हो गया जान, वैसे भी मेरी वाइफ मर चुकी है, तुम इस आदमी को डिवोर्स दे तो मैं तुमसे तुरंत ही शादी कर लूंगा। इस बात पर मिस्टर वो फायर हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतने सालों से एक बच्चेदार और धोखेबाज औरत के साथ में रह रहा था, जिसका अफेयर तुम्हारे इस बदबूदार जंगली आदमी के साथ में था। जिस पर टैंक कहता है कि अब से आपका कोई भी रिश्ता मेरी माँ के साथ में नहीं है, क्योंकि मेरे फादर उनके लवर है, इसलिए यहाँ से निकल जाइए वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये सब देख करके लियो कहती कि मुझे आपको अपनी माँ कहने में शर्म आ रही है, मैं आपसे नफरत करती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। ये सब देख करके तो जियान भी शॉक रहता है और ताली बजाते हुए कहने लग जाता है ये कमाल हो गया, न जाने मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है, इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया। ये सुन करके तो टैंक उसे धमकाने लगता है। तभी वहाँ पर जियान की मदर की एंट्री होती है जो कि जिंदा थी, जिन्हें देख करके सभी शॉक रह जाते हैं। जियान को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनी और जियान की मदर ने मिलकर के नाटक किया था अपने प्लान के मुताबिक, ताकि वो सबकी सच्चाई सामने ला सके। प्रेजेंट टाइम में अंकल की लवर उनसे कहती है अब क्या होगा, आपकी वाइफ तो जिंदा है। तो अंकल कहती है क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास जितने भी शेयर्स है मैं टैंक के नाम कर दूंगा। तो जियान की मदर कहती है अफसोस कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इतने पर वहाँ पर पुलिस आती है और टैंक को पकड़ लेती है, क्योंकि सॉन्ग ने कन्फेस किया था कि टैंक ने जियान की मदर को मारने के लिए उसे उकसाया था और सारा प्लान उसी का था। जहाँ पुलिस उसे पकड़ करके अपने साथ लेकर के चली जाती है, तभी जियान की मदर अपने हस्बैंड से साइड होकर के कहती है कि तुमने शादी के टाइम पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें साफ लिखा था कि अगर तुम भविष्य में मुझे कभी भी चीट करते हो तो तुम्हें इस कंपनी से बेदखल कर दिया जाएगा। तो अब से तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जिस पर वो कहती कि तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो, हम दोनों इतने सालों से एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। जिस पर वो कहती कि तुम एक बेवफा और धोखेबाज इंसान हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। यहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो जियान उनसे कहते कि माँ इस नीच आदमी को डिवोर्स दे दीजिए, मैं आपके साथ में हूँ। तो वो कहती कि तुमने ठीक कहा, मैं इसे जल्दी डिवोर्स दूंगी। यहाँ पर मिस्टर वो भी कहते कि मुझे भी इस बुढ़िया से डिवोर्स चाहिए। अब ये दोनों कैरेक्टरलेस इंसान एक साथ में रहने वाले। इतना कहकर के वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जेनी की आंटी से बताती कि आज तक तुम यही सोचती आ रही थी कि तुम्हारे फादर तुम्हारी माँ को मारते पीटते थे, इसलिए वो घर छोड़ करके भाग गई और आज वो कहीं पर अच्छी जिंदगी जी रही होंगी, पर ऐसी बात नहीं है। पुलिस ने जब जांच की तो तुम्हारी मदर की बॉडी घर के पीछे वाली कुएं में उन्हें मिली थी, क्योंकि तुम्हारे फादर ने नशे में आकर के गलती से उनका काम तमाम कर दिया था। ये सब सुनकर के जेनी के ऊपर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ता है और वो रोने लग जाती। तो आंटी कहती कि रो मत, मैं तुम्हारे पास में हूँ। और जो सॉन्ग ने सबूत तुम्हारे खिलाफ पुलिस को दिए थे उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि तुमने खुद को डिफेंस करने के लिए अपने फादर को हिट किया था, इसलिए तुम्हारे पर कोई भी केस नहीं बनता है। इतना कहकर के वो अपने साथ लेकर के चली जाती है। जिन्हें जाता हुआ जियान अपने कार में बैठ करके देख रहा होता है। तो विक्टर कहता है कि आखिर तुम उससे जाकर के बात क्यों नहीं करते हो। तो जियान कहता है कि शायद अब वो मुझे कभी भी नहीं देखना चाहती। तो विक्टर कहता है कि ऐसे हार तुम्हें नहीं मानना चाहिए। अपनी दोस्त की बातों से उसे काफी ज्यादा हिम्मत मिलती है और वो जेनी के पीछे चला जाता है, जहाँ जेनी अपने पुराने घर में जाकर के फूट फूट कर रोई रही होती है। इतनी पर वहाँ पर जियान पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर वो अचानक से रुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहता था, पर मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। इतनी पर वो उसे गले से लगा करके और भी ज्यादा फुट फुट कर रोने लगती है और अपनी
सारी कहानी उसे बताने लगती। उसे इस तरीके से रोता हुआ देख कर के जियान को काफी ज्यादा दुख होता है और वो किसी तरीके से उसे चुप कराता है और उसे पूछता है कि जेनी क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? चलो हम फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। जिस पर वो पीछे हटते हुए कहती है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ यूज करना जानती हूँ। तो जियान पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है? तो वो कहती है कि माफ करिएगा, मैं सिर्फ आपका यूज कर रही थी, इसमें फीलिंग कहाँ से आ गई? इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस बात से जियान टूट करके रह जाता है। जिसके बाद में ऐसे ही समय बीतता जाता है पर जियान जेनी को भूल नहीं पाता है। उसे हर एक लड़की में जेनी नजर आती है। ये सब देख करके विक्टर भी काफी परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम पागल होते जा रहे हो, ये तुमने कैसी हालत अपनी बना रखी है। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी मदर ने जेनी की विदेश जाने के लिए टिकट बुक की है। अगर तुम एक लास्ट बार और कोशिश करना चाहते हो तो अपनी मदर के सामने जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करो जेनी के एड्रेस के लिए। ये सुनकर के जियान फौरन से अपनी मदर के पास जाकर के जेनी के एड्रेस के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, जिस पर तरस खा करके उसकी मदर जेनी का एड्रेस उसे दे देती है। जहाँ जियान उसके पास भागता हुआ जाता है, जिसे देख करके तो जेनी शॉक रह जाती है और पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो जियान कहता है कि मेरी माँ को बहू और मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। तो जेनी कहती है कि मुझे फिर से अपनी वाइफ बनाने के बाद में बहुत ही ज्यादा पछताएंगी। तो जियान कहता है कि मैं मानता हूँ कि फर्स्ट टाइम मैंने जब तुम्हें देखा था तो मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, पर अब मैं तुमसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि तुमने मेरा यूज किया था जिसकी वजह से हमारा बेबी चला गया, पर मैं इस बात के लिए तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। बस मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हें अनसेफ फील करवाया, जिसकी वजह से तुमने ऐसे कदम उठाए क्योंकि मैं एक विश्वास पात्र हस्बैंड बन ही नहीं पाया जो कि तुम मुझसे कुछ शेयर कर पाती। मैं सच में तुम्हारे लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मैं बेहतर बनने की कोशिश करना चाहता हूँ। जैसा तुम हस्बैंड डिजर्व करती हो मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ। और मैं ये भी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, क्योंकि तुमने अभी तक हमारी वेडिंग रिंग नहीं उतारी जबकि हमारा डिवोर्स हो चुका है। जिस पर जेनी कहती कि मैं बहुत अजीब लड़की हूँ, आप मेरे साथ में खुश नहीं रह पाएंगे। तो जियान कहता है कि मुझे अजीब लड़की बहुत पसंद है। ये सुनकर ही वो स्माइल कर देती है। जियान कहता है कि प्लीज मुझे एक मौका दो, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा बनने के लिए तैयार हूँ। तो जेनी कहती है क्या ऐसे बिना गिफ्ट के किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज करते हैं? तो जियान कहता है कि घर चल करके मैं तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दूंगा, पर इस वक्त तुम मुझे ही अपना गिफ्ट समझ लो। क्या तुम इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करोगी? इतने पर जेनी बहुत प्यार से जियान के चीक पर किस करती है। इस बात पर जियान उसे फौरन से हक कर लेता है। तभी पीछे से सभी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें उनकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं देते हैं। जहाँ जियान भी जेनी को आई लव यू कहता है और एक प्यारी सी किस करता है और इसी प्यारी सी किस के साथ में इस ड्रामे की पर हैप्पी एंडिंग होती है।